नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की काफ़ी सारी पोस्ट निकाली जा चुकी हैं 2020 में। तो इसका एग्ज़ाम भी जल्द ही हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चन जो जीके के हैं। तो ये दोनों पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंप्यूटर का रहेगा क्योंकि इसमें से 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको पता है कि +2 है इसके लिए। तो जो +2 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12वीं की है वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनके पास एक नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है ये। तो आज से हमने क्लासेस ये शुरू कर दी हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 2018 का JOA का एग्ज़ाम डिस्कस किया था। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, कौन कौन सा एरिया कवर किया जाएगा सिलेबस का, कंप्यूटर से रिलेटेड हो चाहे वो जीके से रिलेटेड हो। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्री जनरेशन। कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं वो माना जाता है 1946 से शुरू हुआ है। जब भी मतलब जनरेशन मतलब कि समय के साथ साथ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में, उसके पार्ट्स में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती रही है, डेवलपमेंट होती रही है। तो उन्हें अलग अलग जनरेशन कहा जाता है। तो 5 जनरेशन आ चुकी हैं कंप्यूटर की। लेकिन प्री जनरेशन पीरियड भी है कंप्यूटर का, जहाँ पर सारा क्या है, कंप्यूटर का जो मैकेनिकल हिस्ट्री है, कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह काम करता था। और ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये पिछले आप कोई भी JOA के एग्ज़ाम देख लीजिएगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिमाचल में जितने भी हुए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया हो, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जनरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपने पास, नोट्स चाहिए होंगे तो आप वो भी बता दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अभी का लेक्चर। तो जो प्री जनरेशन की बात करें कंप्यूटर का, तो वो एबैकस से शुरू होती है। ठीक है जी। ये माना जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पहले आज से एबैकस की डेवलपमेंट हुई थी चाइना में 3000 BC में। ठीक है जी। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ पर ये हालांकि डिस्प्यूटेड है, कुछ जगह ये 3000 BC मिलेगा आपको, कुछ जगह 2000 BC मिलेगा। ठीक है। NCERT की बुक्स में लिखा है कि 3000 ईयर्स बिफोर, ठीक है, टुडे, 3000 साल पहले आज से। तो ये आप मान के चलिए कि 5000 से 3000 साल पहले तक डेवलप हो चुका था, अबैकस का आविष्कार हो चुका था। और अबैकस का आविष्कार का श्रेय जाता है किसे? चाइना को। ठीक है। जो ये 3000 BC है, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड था और बहुत सारी सिविलाइजेशंस ने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट जो है कि इसका लिटरल मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कैलकुलेटिंग बोर्ड। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अबैकस का शाब्दिक अर्थ क्या है। अबैकस का शाब्दिक अर्थ होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो मैं और बनाऊंगा इसी टॉपिक को लेकर, जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपको वो भी अटैम्प्ट करना है, वो भी आप देखिएगा, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वहीं से आपकी प्रैक्टिस जो है सुनिश्चित होगी। तो ये आप सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। नेक्स्ट जो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट कंप्यूटर से अबैकस को कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसने कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान कर दिया था। यूज सिंस एंशियंट टाइम्स। ठीक है, ये आप जान ही चुके हैं कि 300 BC जो है एंशियंट पीरियड है। एंशियंट पीरियड में थ्रू आउट सिविलाइजेशंस इसको यूज़ किया जाता था। अलग अलग सिविलाइजेशंस थी और किस लिए यूज़ किया जाता था? अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इस तरह की चीज़ों के लिए इसको अलग अलग सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, बेबीलोनियन, तो इन सारी सिविलाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कैलकुलेटिंग बोर्ड। कैलकुलेटिंग बोर्ड, ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये कैलकुलेटिंग बोर्ड इसका शाब्दिक अर्थ है और दूसरा इसे क्या है? काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। क्योंकि ये एक तरह का, अगर आप देखेंगे इसकी ये पिक्चर है, ये एक फ्रेम के जैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक फ्रेम के जैसा दिखता है पूरे का पूरा, है ना।
तो ये इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है कैलकुलेटिंग बोर्ड। ठीक है, चाइनीज़ जो अबैकस है उसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल वायर रहती हैं और 7 बीड्स मनके हैं, 7 इसमें मनके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप पिक्चर में नीचे देखिए ध्यान से, ये देखिए ये इस तरह से अबैकस बना हुआ है। ठीक है, इसमें 7 बीड्स हैं और वर्टिकल वायर्स हैं। ये जो आप खड़ी वाली वायर्स देख रहे हैं ये वर्टिकल वायर्स हैं, और ये जो बीच में मनके हैं ये 7 मनके हैं, 5 मन, और ये इसमें एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर भी है। ध्यान से आप देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडर भी है यहाँ पर। ठीक है जी, इसके ऊपर वाली साइड 2 मनके रहेंगे और इसके नीचे वाली साइड 5 मनके रहेंगे। चाइनीज़ अबैकस जो है, अलग अलग अबैकस में अलग अलग नंबर होगा मनकों का, लेकिन जो चाइनीज़ है इसी के बारे में आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो 7 मनके हैं, और ये ऊपर वाले जो मनके हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर से ऊपर वाले मनके हैं जो 2, इनको हेवन कहा जाता है और नीचे वालों को अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊपर वालों को रेफर टू एज हेवन है और नीचे वाले जो हैं वो क्या हैं, आपके अर्थ बीड्स हैं। ठीक है जी, बॉटम में 5 हैं, टॉप में 2 हैं, टोटल नंबर कितना हो गया आपका 7। एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है और वर्टिकल रॉड्स हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ये आप याद रख लीजिएगा कि जो ये प्रिंसिपल है वो है प्रोपोर्शनल वेट ऑफ बीड्स ऑन अ रैक। ठीक है जी, कि ये किस तरह से काम करता है यहाँ पर देखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मन के इधर हैं कुछ इधर हैं, तो इसमें यही देखा जाता है कि प्रोपोर्शनेटली बीड्स का जो वेट है, प्रोपोर्शनल वेट, ये टर्म आप याद कीजिए किस सिद्धांत पर ये काम करता है, प्रोपोर्शनल वेट ऑफ बीड्स। ठीक है जी, बीड्स की क्या पोजीशन है फ्रेम में, उसके आधार पर गणना की जाती है। ठीक है, अबैकस इज़ यूज्ड इवन टुडे, आज भी इसको कुछ जगह यूज़ किया जाता है बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किल्ड अबैकस ऑपरेटर, ठीक है जी, कैन बी एज फास्ट एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन करता है, कोई काम करता है अबैकस में, जो कि स्किल्ड है अबैकस में काम करने के लिए, तो उसमें गणना इतनी तेज़ी से की जाती है जितनी कि कैलकुलेटर में आप देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका डिवाइस आ गया, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, आप गैस कीजिए अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कंप्यूटर, तो देखते हैं इसको क्या कहते हैं। इसे कहते हैं नेपियर्स बोन। ठीक है जी, ये भी आपका नेक्स्ट कंप्यूटर हुआ, एबैकस के बाद नेपियर बोन कहा जाता है इनको। ठीक है जी, जॉन नेपियर थे मैथमेटिशियन स्कॉटलैंड के, जॉन नेपियर नाम याद रखिएगा। नेपियर बोन जॉन नेपियर के नाम से ही ये बना। ये मैथमेटिशियन थे और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने लॉगरिथम का आविष्कार किया था, और इसी वजह से लॉगरिथम की वजह से ही, लॉगरिथम को यूज़ करने की वजह से ही ये क्या हुआ, एनेबल्ड हिम टू रेड्यूस एनी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो इन्होंने जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि ये लॉगरिथम को यूज़ करने लगे। लॉगरिथम यूज़ करने का फ़ायदा ये होता था कि बहुत बड़े नंबर्स जो थे उनको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में छोटे छोटे आंकड़ों में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनके लॉगरिथमिक वैल्यू के रूप में। ठीक है, तो जॉन नेपियर ने जो ये मैकेनिकल डिवाइस बनाया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया था, यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने एक तो लॉगरिथम का यूज़ किया था, क्योंकि इन्होंने लॉगरिथम का आविष्कार किया था, और स्पेसिफिकली ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था। और ये ईयर याद रखें 1617, जॉन नेपियर जो आपका इन्होंने डिवाइस का नाम है नेपियर्स बोन, वो 1617 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था मैकेनिकल डिवाइस का। ठीक है जी, बोन्स जो हैं ये क्या हैं, यहाँ पर बोन्स क्या है चीज़ हैं, ये 11 रॉड्स हैं। ये याद रखिए, नंबर ऑफ़ रॉड्स 11 हैं, साइड बाय साइड 11 रॉड्स हैं, हड्डियों की रॉड्स हैं। ठीक है जी, ये क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया कि स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट यानी कि डिवीज़न का काम, बहुत बड़े नंबरों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बड़ा आसान कर देता था। ठीक है, जो ये स्टिक्स हैं ये बोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये बोन्स ऑफ आइवरी की बनी होती थी। ठीक है, आइवरी की जो हड्डियां हैं उनसे ये बनी हुई हैं, तो ये आप याद रखिएगा, हाथी दांत से बनी हुई हैं ये। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आइवरी बोन्स हैं। नेक्स्ट जो आप ये डिवाइस देख रहे हैं, ये भी आपका नेक्स्ट डिवाइस आता है, इससे बोला जाता है स्लाइड रूल। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रूल मतलब फुट्टा, तो ये आप फुट्टा है एक तरह से, उसको स्लाइड किया जा सकता है। तो ये 2 फुट्टे लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो इनमें नंबर आप कुछ देख रहे हैं,
वो नंबर कुछ मार्किंग की गई है, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो इसमें देख लेते हैं। ये स्लाइड रूल जो है, ये एक अंग्रेज़ ने, इंग्लिश मैन ने, ब्रिटिशर थे, ई गुंटर ने ये आविष्कार किया स्लाइड रूल का, ठीक है जी। ये भी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह के काम कर सकता है, ठीक है। अभी जो है स्लाइड रूल बहुत सारी फॉर्म्स में आ चुका था 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी मतलब कि 1600 में, ठीक है। 1600 में बहुत सारी फॉर्म्स में ये आया है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी जो है कंसिस्ट ऑफ टू मूवेबल रूलर्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। ये आपने देख लिया पिक्चर में कि दो फुट्टे साइड बाय साइड लगे हुए हैं। ईच रूलर इज मार्क्ड ऑफ in such a way that the actual distance from the beginning of ruler are proportional to the logarithms of the numbers printed on it, ठीक है जी। हर स्केल के ऊपर, ठीक है जी, नंबर लगाए गए हैं। कैसे लगाए गए हैं कि लॉगरिथमिक जो नंबर्स हैं, कुछ भी डिस्टेंस अगर कवर करेंगे कुछ नंबर का, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली मार्क किया गया है लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को, अलग अलग बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का, ताकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का भी आप सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह, डिवीज़न वगैरह, ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकें, ठीक है जी। तो ये आपने देखा है स्लाइड रूल। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट डिवाइस आ गया है, ये है पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है जी। ये पास्कल कैलकुलेटर, ये आप देख रहे हैं, ठीक है जी, किस तरह का है। ब्लेज पास्कल वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया है, पास्कल कैलकुलेटर का। ये कहाँ के थे? फ्रांस के, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वन ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट टू डेवलप एंड बिल्ड कैलकुलेटर, ठीक है। ये उन एक चंद चुनिंदा व्यक्तियों में से थे, मॉडर्न साइंटिस्ट में से, जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया और उसे डेवलप किया, ठीक है। इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी 19 साल की एज में, जो कि कैपेबल थी आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मतलब कि नंबरों को जोड़ने और घटाने में वो मशीन कैपेबल थी, और इन्होंने काफ़ी कम एज में ही इसका आविष्कार किया था। ये मशीन ऑपरेट कैसे होती थी, यहाँ पर जो है पास्कल का जो ये कैलकुलेटर है, पास्कल कैलकुलेटर, इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होती थी, यहाँ पर पूछा जा सकता है कैसे काम करती थी। तो डायलिंग अ सीरीज ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मशीन सीरीज ऑफ व्हील्स को या गियर्स को या सिलेंडर्स को डायल करने पर काम करती थी एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो आपको पता होना चाहिए पास्कल्स कैलकुलेटर। इसके बाद आपका आ जाता है लिबनिट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन, ठीक है। लिबनिट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की मशीन है, यह है गॉटफ्रीड लिबनिट्स। ये इनका नाम याद रखिए, गॉटफ्रीड लिबनिट्स। ये भी कब हुए? 17th सेंचुरी में। लगभग आप देखेंगे ज़्यादातर आपके 17th सेंचुरी में ही ये हुए हैं, यानी 1600 में। तो इन्होंने 1617 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर नहीं है ये, अराउंड लिखा है, अराउंड इस ईयर इन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, जो कि मैकेनिकल मतलब कि जो कि हाथों से ही जिस पर काम किया जा सकता है, मैकेनिकल डिवाइस इन्होंने एक बनाया जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता था, ठीक है। इनका साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, गॉटफ्रीड लिबनिट्स, ठीक है। तो ये इन्होंने 1673 में बनाया, ये याद रखिए। अब आ जाता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका डिवाइस, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो है, ये माना जाता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर। जो प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैं उनकी उनकी प्रगति की ओर पहला जो स्टेप माना जाता है, ठीक है जी। मेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, आपको नाम पता होगा कि चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये कौन थे? एक इंग्लिश थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है। इन्होंने 1820 में, 1820 का जो आपका दशक था, उसमें इन्होंने डिफरेंस इंजन पर, डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन थी, इस पर इन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन 10 साल बाद ही इन्होंने ये काम छोड़ दिया और नया एक डिवाइस बनाने लग पड़े थे, एनालिटिकल इंजन, जिसको रियल प्री डिसीजर माना जाता है कंप्यूटर का, कि एक्चुअल में कंप्यूटर का जो पहला है, ठीक है, कंप्यूटर का जिसको कंप्यूटर से प्री डिसीजर एक्चुअल में जिसे कहा जा सकता है, वो कौन सी मशीन है? एनालिटिकल इंजन, ठीक है जी। और जो आपका डिफरेंस इंजन है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था मॉडर्न डे कंप्यूटर बनाने की दिशा में। चार्ल्स बेबेज outlined the
बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जो मॉडर्न पर्पस जनरल पर्पस का कंप्यूटर है आपका, ठीक है जी, उसका जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आउटलाइन कर दिए थे बैबेज ने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये जनरल पर्पस, आज के जो कंप्यूटर है जनरल पर्पस है, जबकि पहले वाले थे जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ही कर सकते थे, यानी जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। ठीक है जी। वाज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस, आप ये टर्म याद रखिएगा कि बैबेज के जो डिवाइस हैं वो फाइनाइट डिफरेंस के मेथड पर काम करते थे। इट यूजेस ओनली अर्थमेटिकल एडिशन एंड रिमूव्स द नीड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच आर मोर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट मैकेनिकली। ठीक है जी। तो ये क्या यूज़ करते थे, ये अर्थमेटिक एडिशन यूज़ करते थे अलग अलग कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है जी। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन्होंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को छोटी छोटी कैलकुलेशंस में तोड़ा और रिपीटेडली उन्हीं को काम में लाया। ठीक है जी। जो भी बहुत बड़े बड़े आपके न्यूमेरिकल थे उनको कैलकुलेट करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, अर्थमेटिक एडिशन का यूज़ किया, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड किया बड़ा काम करने के लिए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये आपको बता दिया है। अब आती है इनकी नेक्स्ट मशीन बैबेज की। ठीक है जी। ये है आपका एनालिटिकल इंजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एनालिटिकल इंजन जो है मेक्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इन्होंने क्या है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूँ कि पहले सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती थी, तो ये इन्होंने सबसे बड़ा जो एक एडवांसमेंट हुई एनालिटिकल इंजन में, वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन से जनरल पर्पस की ओर, जनरल पर्पस कंप्यूटेशन की ओर जो ये बढ़े, वो एनालिटिकल इंजन ने ही ये काम किया है। एनालिटिकल इंजन में बहुत सारे ऐसे इसेंशियल फीचर्स थे जो कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में, जो कि आज का हम डिजिटल मतलब कि जिसमें बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 यूज़ होता है, वो वाले जो कंप्यूटर हैं उसमें जो फीचर्स हैं वो सारे लगभग फीचर्स एनालिटिकल इंजन में भी इसेंशियली पाए जाते थे। ठीक है, इंजन हैज़ अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक स्टोर है, यानी स्टोर, अब एनालिटिकल इंजन में जो स्टोर था उसे कहा जाता है वर्तमान में मेमोरी। ठीक है जी। इस मेमोरी में क्या होता था, नंबर स्टोर किए जा सकते थे और इंटरमीडिएट जो भी उनका रिजल्ट था वो भी स्टोर किया जा सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को क्या है, छोटी छोटी में तोड़ दिया जाता था और बाद में उन्हें कंबाइन किया जाता था। तो इस तरह से इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं वो भी स्टोर में रहते थे और नंबर्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड इसमें जो टर्म है वो है, इसमें एक सेपरेट मिल थी। ठीक है, जो कि आपका वर्तमान में प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी आप बोलें, ठीक है, प्रोसेसर बोलिए, तो उसको क्या कहा जाता है, इसमें एनालिटिकल इंजन में कहा जाता है मिल। मिल और स्टोर, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। मिल में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग होती है मिल के अंदर। ठीक है जी। अब क्या है, एनालिटिकल इंजन में क्या है, एक इंटरनल स्टॉक है जिसमें चार तरह के अर्थमेटिकल फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, चार तरह के आपके जो भी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है जी। ये डायरेक्टली इसमें जो है हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है जी। बाकी इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें और फंक्शंस हैं, ये कैपेबल ऑफ फंक्शंस लाइक कंडीशनल ब्रांचिंग या लूपिंग। लूपिंग आपका वर्तमान जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूपिंग इसमें हो सकता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, लैचिंग, पोलिंग एट्सेट्रा, इस तरह के जो फंक्शंस हैं इसमें वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है जी। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंजन वाज इसेंशियली द सेम एज दैट विच हैज़ डोमिनेटेड कंप्यूटर डिज़ाइन इन द इलेक्ट्रॉनिक ईरा। ये आप पहले ही बता चुका हूँ मैं कि इसका डिज़ाइन जो था, लॉजिकल स्ट्रक्चर था, वो वर्तमान कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है लॉजिकल बेसिस पर। तो ये आपने देखा सारी चीज़ें, ये आपका था फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज का जो मैंने डिस्कस किया ये प्री जनरेशन ईरा का था, बल्कि 1946 से पहले के टाइम का ये है, जबकि 1946 में आपका ENIAC फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर आपका आया। तो नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे जनरेशन्स की। ये आपका प्री जनरेशन पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चंस हर हाल में आएंगे ही आएंगे। अगर 120 क्वेश्चन है तो उसमें एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अभी तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और लाइक शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का जो आपने ये वीडियो देखा है
इसके बारे में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, सारा आपको जो ये अभी यहाँ पर इस वीडियो में बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। आप अपने आप को गेस कीजिएगा आपने कितना पढ़ा है। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, तो ये एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस है। धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो आपको ये कवर हो जाएगा। धन्यवाद।